नमस्कार। आइए आज हम बहुत ही रोचक अध्याय पढ़ते हैं जिसे आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जी हां, तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। आइए आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, भूमिका देखेंगे। वैसे तो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है और अब कक्षा 11 में भी है। तो आखिर क्या अंतर था कक्षा 9 की प्रायिकता में, कक्षा 10 की प्रायिकता में और कक्षा 11 की प्रायिकता में? 11 की प्रायिकता में हम विशेष तौर पर पढ़ने वाले हैं और नया शब्द आएगा, अभिग्रहित दृष्टिकोण। जी हां, प्रायिकता का। अब ये क्यों आया, किस लिए आया है, इसको जानेंगे। इसके बाद इसी अभिग्रहित दृष्टिकोण यानी हमारा एक्सियोमेटिक जो अप्रोच है उसके कुछ भाग हैं जिनको हम जानेंगे, चाहे वो यादृच्छिक परीक्षण हो या प्रतिदर्श समष्टि हो या फिर घटनाएं हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने जो प्रायिकता कक्षा 10 में पढ़ी, वहां आपने एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास एक थैला है, उस थैले में बॉल हैं और बॉल किस तरह से हैं कि मान लो ब्लैक बॉल, काली गेंद आपके पास 4 हैं और लाल गेंद मान लो आपके पास 6 हैं। तो काली गेंद की प्रायिकता निकालनी हो तो आपने क्या किया था कि जो हमारे अनुकूल परिणाम हैं वो है 4 और कुल परिणाम है 10। इस तरह से आपने प्रायिकता 4/10 लिख दी। अर्थात अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अनुकूल परिणामों की संख्या का कुल परिणामों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करते थे कक्षा 10 में। तो कक्षा 9 में क्या करते थे, आइए आगे देखते हैं। कक्षा 9 में हम देखते थे प्रायिकता को प्रेक्षण और संकलित आंकड़ों के आधार पर ज्ञात करना। आपने पढ़ा था कक्षा 9 में कि मान लो हमने 1000 बार कोई सिक्का उछाला और उसमें से 460 बार मान लो हमारे पास टेल आ गया, पट, और बचा कुचा जो आया वो हेड आया। अब ऐसे में जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है, उस डाटा के आंकड़ों के हिसाब से जो हमारे पास सांख्यिकीय आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर प्रायिकता निकालते थे। इसलिए उस प्रायिकता का जो दृष्टिकोण था वो सांख्यिकीय था। अब अगर हम मुझे पट की प्रायिकता ज्ञात करनी थी तो हम क्या करते थे, जितनी बार पट आया है वो और मैंने कुल कितनी बार सिक्का उछाला, अर्थात 1000। तो ये मेरी हो गई पट आने की प्रायिकता। तो दो चीज पढ़ी। कक्षा 9 में हमने पढ़ा सांख्यिकीय दृष्टिकोण, कक्षा 10 में पढ़ा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इनमें कुछ कमियां रहीं, कुछ ऐसा रहा। तो क्या कमी रही, आगे देखते हैं। हमने देखा कक्षा 9 और 10 में जो दृष्टिकोण हमने प्रायिकता का देखा था उसमें कुछ गंभीर समस्याएं आई थी। जैसे इन सिद्धांतों को उन क्रियाकलापों या प्रयोगों पर नहीं लगाया जा सकता जिनमें संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात इनफाइनाइट हो। वहां इसको उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, पुरातन सिद्धांतों में हम सभी संभावित परिणामों को समसंभाव्य मानते हैं, इक्वली लाइकली मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि मान लो मैंने एक डिस्क थ्रो की, फेंकी, तो मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सभी के आने की संभावना बराबर है। कोई सिक्का उछाला,
अब वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन ऐसे में दोनों के आने की संभावना बराबर है, लेकिन जरूरी तो नहीं है। अब यदि दोनों के आने की संभावना बराबर नहीं हो, तब ये दोनों सिद्धांत फेल हो जाते हैं। इसलिए फिर हमें एक प्रायिकता की नई व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी और उस नई व्याख्या के आधार पर अभिग्रहित निर्धारित किए गए। अभिग्रहित का मतलब क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसे हमने सिद्ध नहीं करना है, वो और पहले से ही सिद्ध है, उसको हमें यह मानते हुए कि यह सही है, उसे काम में लेना है। इसलिए इस अध्याय में हम प्रायिकता के इस दृष्टिकोण, जिसे प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण अर्थात एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसकी जरूरी है? आइए आगे देखते हैं। प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण अर्थात एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमने जान लिया कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनफाइनाइट अपरिमित के लिए ये सही नहीं है, और दूसरी बात, अगर इक्वली लाइकली परिणाम नहीं आए अर्थात समसंभाव्य परिणाम नहीं हो, तब वे दोनों सिद्धांत हमारे सही काम नहीं करते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला शब्द है यादृच्छिक परीक्षण, प्रतिदर्श समष्टि और घटनाएं। इनके बारे में हम जानेंगे। प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, तो ये तीनों क्या होते हैं? आइए इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अर्थात यादृच्छिक परीक्षण हम किसे कहेंगे? तो बड़ा ही आसान है। ऐसा कोई परिणाम जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता हो। हमने एक सिक्का उछाला, उछालने पर यदि उसमें हेड आए या टेल आए, हमें पहले से नहीं पता। हां, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिक्के पर दोनों तरफ हेड हैं, या हमने कोई डिस्क फेंकी और उस डिस्क में अगर ऐसा है कि उसमें कहीं कोई कोना इस तरह से कटा हुआ है कि कोई एक विशेष अंक ही बार बार आए, तब तो हम कह सकते हैं कि वो सही नहीं है। लेकिन यदि हमें पहले से नहीं पता हो कि इसका परिणाम क्या आएगा, तो वह हमारा यादृच्छिक परिणाम कहलाएगा। दूसरी बात, जिसमें एक से ज्यादा परिणाम भी आए, ऐसा भी नहीं है कि उसमें चाहे कुछ भी थ्रो करो एक ही परिणाम आएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दो शर्तें। पहला, एक से अधिक संभावित परिणाम होने ही चाहिए, और दूसरा, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं हो। किसी भी सूरत में हम नहीं बता सकें कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो सारा जो परीक्षण है वो हमारा कहलाएगा यादृच्छिक परीक्षण। आइए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है प्रतिदर्श समष्टि। कक्षा 9, कक्षा 10 और अब कक्षा 11 और आगे कहीं तक भी प्रायिकता पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर हमें महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो वो है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसके बारे में यदि हमने किसी भी प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले पता कर लिया तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं।
किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। जी हां, यहां से आपको जो आपने समुच्चय पहले अध्याय में पढ़े हैं वो अब यहां से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए समुच्चय का पूरा ज्ञान होना भी आपको बहुत जरूरी है। तो जितने भी परिणाम हो सकते हैं, अधिकतम परिणाम, उन सबका समुच्चय हमारा प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को एस के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। जैसे दो सिक्कों हैं, 1 रुपए का है और एक दूसरा 2 रुपए का है, और दोनों की साइज बिल्कुल बराबर है। हमने एक बार दोनों को उछाला। उछालने के बाद हमें कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे देखते हैं। तो पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि मेरे 1 रुपए के सिक्के में एच आए और 2 रुपए के सिक्के में टी आए। हेड टेल, हेड को एच, टेल टी। जरूरी नहीं है यही हो सकता है पहले में हेड आया था तो दूसरे में भी हेड आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 रुपए के सिक्के में टेल आया और 2 रुपए के सिक्के में हेड आया। यह भी संभावना है कि 1 रुपए के में टेल आया और 2 रुपए वाले में भी टेल आया। कुल 4 संभावित परिणाम हमारे होंगे। अगर इन चारों संभावित परिणामों को हमने अपने मझले ब्रैकेट में रख दिया, करली ब्रैकेट में रख दिया, तब ये एस कहलाएगा। तो कुल संभावित परिणाम जितने अधिकतम हो सकते हैं उन सारे परिणामों को मझले ब्रैकेट में रखना, करली ब्रैकेट में रखना, उसका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। पासा, आपने डिस्क थ्रो की है। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमें पता है 1 से 6 तक के परिणाम आते हैं। 1 से 6 तक के जब परिणाम हैं तो अगर मैंने उन सब को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक पासा फेंका था तो मेरे पास 1 से 6 तक अधिकतम इन्हीं में से ही कुछ आ सकते हैं। मैंने उन सब को ब्रैकेट के समुच्चय का जो ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट, उसमें रख दिया, तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। लेकिन मान लो 2 पासे हों, तब कैसे करेंगे? तो 2 पासों के लिए, और 2 पासे भी पहचान के लिए हमने 2 अलग अलग रंग के ले लिए, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का। अब आप देखें कि मान लो लाल रंग के में 1 आया, तो हो सकता है नीले रंग के में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो हो सकता है 1 1, हो सकता है दूसरे में नीले में 2 आया, या नीले में 3 आया, या नीले में 4, 5 और 6। इस तरह से हमारे 1 से 6 तक हो गए। लेकिन कब? जब लाल रंग के पासे में 1 आया। जरूरी तो नहीं है, हो सकता है लाल रंग के पासे में 2 हो। अब 2 के साथ फिर से नीले रंग के में 6 हो सकते हैं, और अगर ये 6 हो सकते हैं तो ये हो गए, ये भी 6 हो गए हमारे पास। और अगर लाल रंग के में 3 आया तब भी हमारे पास 6 हो जाएंगे। लाल रंग के में 4 आया, तब आप देखेंगे, तब आपके पास यहां भी 6 हो गए। लाल रंग के में 5 है, आप देखेंगे तब भी आपके पास 6 हो गए।
और अगर लाल रंग के में 6 आया तब भी आपके पास 6 हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 36 हो गए। लेकिन सावधानी, अभी तक मैंने मझला ब्रैकेट नहीं लगाया। जी हां, ये समुच्चय है, इसलिए इन सब को मझले ब्रैकेट में रखना, तब ये एस कहलाएगा। कितना आसान है ना। किसी भी घटना की या कोई भी हमारे पास परीक्षण हम कर रहे हैं, कोई भी डाटा है, उसके जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हों, तो प्रत्येक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों को मझले ब्रैकेट में रखना, वो इसका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ, और अब आता है घटनाएं। जी हां, घटनाएं क्या होती हैं? तो जो हमने अभी सैंपल स्पेस देखा था, आप लोगों ने समुच्चय में जब पढ़ रहे थे तो आपने एक सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके सभी सबसेट होते हों, सभी उपसमुच्चय होते हों। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस है या प्रतिदर्श समष्टि है, वो सार्वत्रिक समुच्चय की भांति काम करता है। तो घटना क्या है? जैसे मैंने एक पासा फेंका, और वो पासा चूंकि फेंका तो मेरे पास 1 से लेकर के 6 तक कुल मिलाकर संभावित परिणाम आ गए। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इनमें से केवल सम संख्याओं की मालूम करनी है, कि सम संख्याओं के लिए घटना है एक। तो केवल सम संख्या बताना, अर्थात सम संख्या का मतलब हुआ 2, 4 और 6। जरूरी नहीं है मैंने सम संख्या पूछी, हो सकता है ऐसी कोई बात हम प्रश्न करें कि ऐसा प्रश्न जिसमें 4 से बड़ी संख्याएं हों, तो 4 से बड़ी संख्या के लिए 5 और 6 हो सकता है। हमने कह दिया नहीं जी, इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में आप निकालिए। तो अभाज्य संख्याओं को जब आप देखोगे तो आपके पास हो गया 2, 3, 5। आपने कहा नहीं जी, 3 से छोटी संख्याएं हों, ठीक है जी, 3 से छोटी संख्या होगी तो वो 1 और 2 हो गई। इस तरह से कोई भी ऐसा परीक्षण जिसमें आप कोई प्रश्न कर रहे हो, वो प्रश्न इस कुल मिलाकर के जो प्रतिदर्श समष्टि है, इसके अंदर के परिणामों में से ही होगा, क्योंकि समष्टि जो प्रतिदर्श समष्टि है, ये तो सारे संभावित परिणाम हैं। तो ये जो जितने भी हमने प्रश्न किए, ये सब घटनाएं कहलाती हैं। और अगर समुच्चय की भाषा में बात करें तो ये सारी घटनाएं उपसमुच्चय समष्टि कहलाती है, घटना कहलाती है। अर्थात ये सब सबसेट होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, ये सब उसके उपसमुच्चय होते हैं। अब ये तो ठीक है, घटनाएं हमारे ध्यान में आ गई, लेकिन घटनाओं के कुछ प्रकार भी हैं। जी हां, तो वो घटनाओं के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, आइए इसको जानते हैं। हमने देखा कि जो कक्षा 9 और 11 में पढ़ रहे हैं या 10 और 11 में पढ़ रहे हैं, ये सारी प्रायिकताएं एक जैसी नहीं होती हैं, इनमें बड़ा अंतर होता है। वो अंतर हमने जाना, और अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी, यानी प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। दूसरा, इस दृष्टिकोण में कुछ शब्द विशेष हैं। हमने उन शब्दों के बारे में जाना, जिसमें पहला शब्द यादृच्छिक परीक्षण था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस, और तीसरा घटनाएं
जिनके बारे में आज हमने जाना। आप सभी इन सब जो बेसिक है इसका जरूर अध्ययन कर लें, जिससे कि आगे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।